क्या होगा यदि आपकी वंशावली एक ऐसी कहानी कहे जो किसी पाठ्य पुस्तक ने कभी लिखने की हिम्मत न की हो? पीढ़ियों से मैक्सिकन वासी एक ही राष्ट्रीय कहानी के साथ बड़े हुए हैं। मेस्तिजाजे का विचार कि अब सभी एक ही लोग हैं, स्पेनी और स्वदेशी जड़ों का गर्वित मिश्रण, यह कक्षाओं में, राजनीति में और यहाँ तक कि पारिवारिक सभाओं में एकता के प्रमाण के रूप में दोहराया जाता है। लेकिन हाल के विज्ञान का कहना बहुत अलग है। जब वैज्ञानिकों ने सतह से आगे देखा और डीएनए का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि मैक्सिको बिल्कुल भी एक सरल मिश्रण नहीं है। सच्चाई कहीं अधिक खंडित है, चरम सीमाओं से भरी है, भूले हुए आवाजों के साथ जो अभी भी लाखों लोगों की कोशिकाओं में जीवित हैं। समानता के बजाय उन्होंने गहरे अंतर पाए। जड़ें जो हजारों साल पीछे तक जाती हैं और पूर्वज जो कभी गायब नहीं हुए, केवल स्मृति से मिटा दिए गए। इस यात्रा के अंत तक आप देखेंगे कि मैक्सिकन डीएनए एक पिघलने वाला बर्तन नहीं है जहां सब कुछ समान रूप से मिलता है, बल्कि इतिहास का एक मोज़ेक है। यह भूली हुई प्रवासों, मिटी हुई वंशावलियों और उन आवाजों का नक्शा है जो अभी भी त्वचा के नीचे फुसफुसाती हैं, फिर से सुने जाने की प्रतीक्षा में। 2014 में स्टैनफोर्ड और यूसीएसएफ के वैज्ञानिकों ने पूरे मैक्सिको में स्वदेशी समूहों के डीएनए का अध्ययन किया। जो उन्होंने पाया, उसने उन्हें भी चौंका दिया। एक ही देश के दो समुदाय, सोनोरान रेगिस्तान के सेरी और दक्षिणी जंगलों के लाखंडोन माया, आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से उतने ही अलग थे जितने यूरोपीय लोग पूर्वी एशियाइयों से हैं। यह एकता नहीं है, यह दूरी है। फिर 2023 में मैक्सिको सिटी प्रोस्पेक्टिव स्टडी ने 140 शून्य से अधिक लोगों का परीक्षण किया। कागज पर औसत मैक्सिकन में लगभग 66% स्वदेशी वंशावली थी, लेकिन औसत झूठ बोल सकते हैं। कुछ में केवल 10% था, दूसरों में 90% तक। इसका मतलब है कि एक ही झंडे के नीचे एक परिवार अपनी वंशावली मुख्यतः स्थानीय किसानों से जोड़ सकता है, जबकि दूसरे में अधिक स्पेनी, अफ्रीकी या यहाँ तक कि एशियाई जड़ें हो सकती हैं। ये आंकड़ों से बड़ा प्रश्न उठाता है, वास्तव में मैक्सिकन होने का क्या मतलब है? जब आपका डीएनए आपको एज़टेक सम्राटों, अफ्रीकी गुलामों, स्पेनी विजेताओं या उन नाविकों से जोड़ सकता है जिन्होंने सदियों पहले प्रशांत महासागर पार किया था, इसका मतलब है कि कहानी सरल नहीं है और उत्तर उन सभी चीजों को हिला सकते हैं जिन्हें हमने पहचान के बारे में सच माना था। सदियों पहले, जो अब मैक्सिको सिटी है, उसके पास पुरातत्वविदों ने जकातेंको नामक स्थल पर प्राचीन कब्रें खोजीं। उन कब्रों के अंदर हड्डी के टुकड़े थे जो 2000 साल से अधिक समय से दफन थे। पहले तो यह केवल एक और पुरातात्विक खोज लगी, लेकिन उन हड्डियों में कुछ कहीं अधिक शक्तिशाली छुपा था। मातृवंशीय डीएनए, वह प्रकार जो केवल मां से बच्चे में जाता है। वैज्ञानिकों ने हैप्लोग्रुप ए की खोज की, एक वंशावली जो 10 साल से अधिक पीछे साइबेरिया तक जाती है। यह बेरिंग लैंड ब्रिज के पार अमेरिका में लाई गई, इतिहास के हर तूफान से बचती रही। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी, 300 साल पहले वहां दफन एक महिला में वही मातृवंशीय चिह्नक थे जो आज त्लास्काला में रहने वाली महिलाओं में है। इसका मतलब है कि उसकी वंशावली केवल इतिहास नहीं है, यह अभी भी जीवित है। आधुनिक मैक्सिको की सड़कों पर चलने वाले लोगों के माध्यम से अभी भी सांस ले रही है। बाद में जब एज़टेक सत्ता में आए, तो उन्होंने जकातेंको जैसे शहरों पर विजय प्राप्त की और पुरानी वंशावलियों को मिटाने की कोशिश की, उन्हें नई से बदल दिया।
हड्डियां इस बदलाव को स्पष्ट रूप से दिखाती हैं, लेकिन डीएनए साबित करता है कि कहानी कभी पूरी तरह से नहीं मिटी। जब साम्राज्य ध्वस्त हुए और परिवारों को चुप कराया गया, तब भी मातृवंश बने रहे। डीएनए स्वयं अस्तित्व बन गया, उन पीढ़ियों के माध्यम से अतीत की फुसफुसाहटों को आगे बढ़ाता रहा, जो यह भी नहीं जानती थीं कि वे इसकी रक्षा कर रही हैं। जब हर्नान कॉर्टिस और उसके 500 सैनिक 1519 में आए, तो वे बिना पत्नियों, बिना बेटियों, बिना परिवारों के आए। वे स्टील और घोड़े लाए, लेकिन उनका सबसे स्थायी हथियार उनके गुणसूत्र थे। आधुनिक डीएनए स्पष्ट रूप से पैटर्न दिखाता है। आज मैक्सिकन पुरुषों में लगभग 65% वाई गुणसूत्र यूरोप, मुख्यतः स्पेन से मिलते हैं, लेकिन मातृवंशीय डीएनए अत्यधिक स्वदेशी बना हुआ है, 85 से 90% के बीच। यह असंतुलन लिंग पक्षपाती मिश्रण कहलाता है, लेकिन वैज्ञानिक शब्द के पीछे विजय की वास्तविकता निहित है। नया राष्ट्र स्वदेशी महिलाओं के शरीरों में ले जाया गया, अक्सर उनकी पसंद के बिना। उनके नाम रिकॉर्ड से मिटा दिए गए, लेकिन उनका डीएनए बाद की हर पीढ़ी में संरक्षित रहा। ये महिलाएं मैक्सिको के भविष्य की मूक वाहक बनीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब उनकी कहानियां भुला दी गईं, तब भी उनकी वंशावली जीवित रही। जीनोम अभी भी याद करता है जो इतिहास की किताबों ने छोड़ दिया। और फिर भी स्पेनी प्रभाव जितना शक्तिशाली था, वे मैक्सिकन डीएनए में लिखी एकमात्र विदेशी आवाज नहीं थे। कुछ और चुपचाप आ रहा था। जहाज नए तटों पर डॉक कर रहे थे, ऐसी वंशावलियां ले जा रहे थे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1521 से 1810 के बीच 200 शून्य से अधिक अफ्रीकियों को जबरदस्ती न्यू स्पेन लाया गया, जिससे औपनिवेशिक मैक्सिको, ब्राजील और कैरिबियाई द्वीपों के बाहर अमेरिका में गुलामी के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बन गया। जहाज वेराक्रूज, अकापुल्को और कैम्पेचे में उतरे, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को उतारते हुए, जिन्हें मजदूर, नौकर और सैनिक के रूप में बेचा गया। उन्हें कार्गो की तरह दागा गया, उनके अफ्रीकी नाम छीन लिए गए, उनकी वंशावलियां शहरों और हसिएंडों में बिखेर दी गईं। लेकिन जब इतिहास की किताबें शायद ही कभी उनका उल्लेख करती हैं, डीएनए करता है। आधुनिक अध्ययन दिखाते हैं कि वेराक्रूज के कुछ शहरों में अफ्रीकी वंशावली राष्ट्रीय औसत की तुलना में 40% तक पहुंचती है। फिर भी 2020 की जनगणना में 2% से कम मैक्सिकन वासियों ने खुद को अफ्रो वंशज के रूप में पहचाना। यह अंतर कोई दुर्घटना नहीं है। सदियों से औपनिवेशिक कानून ने अफ्रो समुदायों को मेस्तिजो के रूप में पुनर्वर्गीकृत करके काली पहचान को मिटा दिया, उन्हें समानता की झूठी छवि में मोड़ दिया। अफ्रीकी वंशावली वाले परिवार बड़े हुए, कभी अपने नाम नहीं सुनते, कभी अपनी कहानियां नहीं जानते। एक डीएनए परीक्षण ने यहां तक कि पुएब्ला की एक भूली हुई दादी मां का पता लगाया, जो 1798 के चर्च रिकॉर्ड में उना मुलाता एस्क्लावा के रूप में सूचीबद्ध थी। एक महिला जो स्मृति से मिटा दी गई, लेकिन सदियों बाद अपने वंशजों के जीनोम में फिर से खोजी गई। उसकी कहानी अनूठी नहीं है। विज्ञान उसकी तरह हजारों को उजागर कर रहा है, साबित करते हुए कि अफ्रीकी विरासत मैक्सिको के अतीत में एक फुटनोट नहीं है, बल्कि एक छुपी हुई जड़ है। और जबकि यह जड़ मौनता और कलंक के नीचे दबी थी, दूसरी प्रशांत के पार आ रही थी, किसी का ध्यान नहीं, पालों और व्यापारिक हवाओं द्वारा ले जाई गई। 1565 से 1815 तक
मनीला गैलियन साल में एक बार फिलीपींस और मैक्सिको के बीच यात्रा करता था, एशिया और अमेरिका को जोड़ता था। हर यात्रा रेशम, मसाले और हाथी दांत ले जाती थी, लेकिन लोगों में क्षोभ ही। फिलिपिनी नाविक, मलय नौकर, इंडोनेशियाई मजदूर और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य लोग अकापुल्को लाए गए। औपनिवेशिक रिकॉर्ड में उन्हें चीनों के रूप में गलत तरीके से लेबल किया गया, एक सामान्य शब्द जो उनकी वास्तविक उत्पत्ति को मिटा देता था। कई बही खातों से पूरी तरह गायब हो गए, स्थानीय शहरों और गांवों में समा गए। सदियों से किसी ने नहीं पूछा कि उनका क्या हुआ। फिर 2022 में एक आनुवंशिक अध्ययन ने गुएरेरो में दक्षिण पूर्व एशियाई डीएनए के निशान प्रकट किए। कुछ समुदायों में 2.3% तक इस वंशावली का अधिकांश हिस्सा मातृवंशों में दिखाई दिया, दिखाते हुए कि इन आगमनों में से कई महिलाएं थीं जो विवाह, दास्ता या बल के माध्यम से मैक्सिकन परिवारों का हिस्सा बनी। उनके बच्चे समाज में घुल गए, लेकिन उनका डीएनए बना रहा। अब भी उनकी उपस्थिति की फुसफुसाहटें जीनोम में जीवित हैं। एक लोरी जो कभी तागालोग में गाई गई हो, वह भले ही लंबे समय से भुला दी गई हो, लेकिन आनुवंशिक स्मृति अभी भी आज गुएरेरो के लोगों में गूंजती है। ये निशान साबित करते हैं कि मैक्सिको की कहानी कभी केवल स्पेन और स्वदेशी राष्ट्रों के बारे में नहीं थी। यह समुद्र के पार से आए भूले हुए क्रॉसिंग्स द्वारा भी आकार में लाई गई थी। जब वैज्ञानिकों ने पूरे मैक्सिको में लोगों के डीएनए का नक्शा बनाया, तो उन्होंने एक मिश्रित राष्ट्र नहीं देखा, उन्होंने एक पैचवर्क देखा। उत्तरी राज्य सोनोरा में औसत व्यक्ति लगभग 61% यूरोपीय वंशावली रखता है। पीली त्वचा, हल्की आंखें और स्पेनी उपनाम वहां आम हैं। औपनिवेशिक चांदी की खदानों का प्रतिबिंब जिन्होंने बसने वालों की लहरें खींची। हालांकि गुएरेरो की दक्षिण की यात्रा करें और तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। कुछ समुदायों में 98% तक वंशावली स्वदेशी है, जैसे कि स्पेन कभी आया ही न हो। ये विरोधाभास दिखाते हैं कि मैक्सिकन डीएनए एक चिकना मिश्रण नहीं है, बल्कि इतिहास, वर्ग और अस्तित्व द्वारा आकार में लाए गए क्षेत्रों की कहानी है। शहरों के अंदर भी पैटर्न दोहराया जाता है। मैक्सिको सिटी में एक पड़ोस में केवल 20% यूरोपीय वंशावली का औसत हो सकता है, जबकि अगला बैरियो 70% तक पहुंच सकता है। ये संयोग नहीं है। डीएनए सदियों के प्रवास, भूमि स्वामित्व, विवाह और श्रम मार्गों को दर्शाता है। यह दिखाता है कि शक्ति और गरीबी ने प्रभावित किया कि लोगों ने किससे शादी की और परिवार कहां बसे। आपका जन्म स्थान न केवल आपका लहजा या परंपराएं तय करता था, यह तय करता था कि कौन से पूर्वज आपके खून में जीवित रहे और खामलकोकन में कौन से मौनता में फीके पड़ गए। मैक्सिको का जीनोम एक सिंगल थ्रेड नहीं है, यह भूगोल और भाग्य द्वारा सिली गई वंशावलियों का एक रज़ाई है। इस पैचवर्क में सबसे स्पष्ट पैटर्न में से एक लिंग रेखाओं के साथ लिखा है। अध्ययन दिखाते हैं कि 85% से अधिक मातृवंशीय डीएनए मातृवंश स्वदेशी और अफ्रीकी महिलाओं से आता है। इसके विपरीत अधिकांश वाय गुणसूत्र पितृवंश यूरोपीय हैं, अत्यधिक स्पेनी। यह कोई यादृच्छिक मिश्रण नहीं है, बल्कि उपनिवेशवाद का प्रत्यक्ष परिणाम है। जब स्पेनी पुरुष बिना पत्नियों या बेटियों के आए, तो उन्होंने नई जनसंख्या की पितृवंशीय रीढ़ बनाई, जबकि स्वदेशी और अफ्रीकी महिलाएं मातृवंश की मूक वाहक बनी। इनमें से कई मिलन पसंद से नहीं, बल्कि बल,
गठजोड़ या अस्तित्व के लिए थे। फिर भी लचीलेपन के माध्यम से इन महिलाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपना डीएनए आगे बढ़ाया। जब उनके नाम रिकॉर्ड से मिटा दिए गए, तब भी उनकी वंशावलियां बनी रहीं। मैक्सिकन जीनोम उनकी ताकत का प्रमाण है, दिखाते हुए कि महिलाएं अक्सर इतिहास में मौन अपने शरीरों में राष्ट्र को आगे ले गईं। 20वीं सदी में प्रवास ने नए तरीकों से मैक्सिकन डीएनए को फिर से लिखना शुरू किया। 1940 से 1960 के दशक के ब्रेसेरो कार्यक्रम के दौरान 50 लाख से अधिक मैक्सिकन पुरुषों ने मजदूर के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश किया। उनमें से कई ओआक्साका, चियापास और मिचोआकान के ग्रामीण क्षेत्रों से आए मजबूत स्वदेशी वंशावली वाले क्षेत्र। उत्तर की ओर जाकर उन्होंने उन आनुवंशिक जड़ों को कैलिफोर्निया, टेक्सास और उससे आगे जन्मी नई पीढ़ियों में ले जाया। इससे पहले 1910 की मैक्सिकन क्रांति और 1930 की महान मंदी ने पहले से ही परिवारों को बिखेर दिया था। संपत्तियां टूट गईं, गांव खाली हो गए और लोग नए शहरों और नगरों में जाने को मजबूर हुए। आंतरिक प्रवास ने विजय के माध्यम से नहीं, बल्कि अस्तित्व और अवसर के माध्यम से वंशावलियों को मिलाया। जब वैज्ञानिक इस अवधि के डीएनए को देखते हैं, तो वे तलवारों और युद्धों से कम और ट्रेन रूटों, श्रम अनुबंधों और बदलती सीमाओं से अधिक आकार में लाया गया पैटर्न देखते हैं। आधुनिक युग के राजमार्गों और पासपोर्टों ने जीनोम को उतनी ही गहराई से फिर से आकार दिया जितना कि औपनिवेशिक जहाज़ों ने कभी किया था। और इस कहानी का नवीनतम अध्याय इतिहास की किताबों में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। यह एक सरल गाल की रगड़ में लिखा है। आज हजारों मैक्सिकन पारिवारिक कहानियों की पुष्टि की उम्मीद में डीएनए परीक्षण करवाते हैं, लेकिन परिणाम अक्सर आश्चर्य प्रदान करते हैं। अपनी शुद्ध स्पेनी वंशावली पर गर्व करने वाला परिवार सदियों पहले उना मुलाता एस्क्लावा के रूप में सूचीबद्ध भूली हुई दादी माँ से छुपी अफ्रीकी जड़ों की खोज करता है। वेराक्रूज़ की एक महिला अपनी मातृवंश को हैप्लोग्रुप एम तक ट्रेस करती है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। मनीला गैलियन पर आए फिलिपिनी पूर्वजों से संबंध प्रकट करता है। ये खोजें पहचान को हिलाती हैं, गर्व को भ्रम में बदलती हैं और फिर अपनापन के मतलब की व्यापक समझ में डीएनए की मौनता तोड़ने की क्षमता है। यह प्रवास जबरदस्ती मिलन और मिटे हुए नामों को उजागर करती है जिनके बारे में परिवार कभी नहीं बोले। जीनोम केवल तथ्यों को फुसफुसाता नहीं है, यह विरोधाभासों को चिल्लाता है, लोगों को खुद को एक कहानी के रूप में नहीं बल्कि कई के रूप में देखने के लिए धकेलता है। आधुनिक आनुवंशिकी केवल इतिहास के बारे में नहीं है, यह स्वास्थ्य के बारे में है। अध्ययन दिखाते हैं कि मैक्सिको के विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी वंशावली के कारण अलग अलग चिकित्सा जोखिमों का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए साइप्डोड6 और साइप्डोक9 जैसे जीन में भिन्नताएं प्रभावित करती हैं कि शरीर कई सामान्य दवाओं को कैसे संसाधित करता। एक दवा की खुराक जो मैक्सिको सिटी में किसी के लिए सुरक्षित रूप से काम करती है, वह चियापास में किसी मरीज को भारी पड़ सकती है या सोनोरा में किसी के लिए बहुत कमजोर हो सकती है। फेफड़ों के कार्य के अध्ययन भी आकर्षक अंतर प्रकट करते हैं। पश्चिमी मैक्सिको के पुरुष औसतन दक्षिण पूर्व के पुरुषों की तुलना में मजबूत फेफड़ों की क्षमता दिखाते हैं, प्रदूषण या जीवन शैली के कारण नहीं, बल्कि विरासत में मिले आनुवंशिक लक्षणों के कारण। फिर भी उत्तरी अमेरिका के कई क्लिनिकों में मैक्सिकन वंश के सभी मरीजों को एक ही श्रेणी लैटिनो में समूहीकृत किया जाता है।
यह व्यापक लेबल उनके डीएनए में कोड किए गए गहरे अंतरों की उपेक्षा करता है और उपचार में हानिकारक परिणामों का जोखिम उठाता है। पहचान केवल संस्कृति या वंशावली के बारे में नहीं है, यह अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। मैक्सिको की आनुवंशिकी को समझना न केवल भूली हुई इतिहास को उजागर करने के बारे में है, बल्कि आज लोगों के स्वास्थ्य और अस्तित्व में सुधार के बारे में भी है। मैक्सिको का डीएनए हमें बताता है कि यह राष्ट्र एक सिंगल मेल्टिंग पॉट नहीं है, बल्कि एक मोज़ेक है। यह स्वदेशी, यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई वंशावलियों से बना है, जो प्रत्येक समय, विजय और मौनता के माध्यम से जीवित रही। एक मिस्टिजो कहानी का पुराना मिथक इस वास्तविकता को कैप्चर नहीं कर सकता। डीएनए संस्कृति को नहीं मिटाता, लेकिन यह उन पूर्वजों को बहाल करता है जो मौन कर दिए गए और भुला दिए गए। मैक्सिकन होना एक चीज होना नहीं है, यह एक साथ कई चीजें होना है। यह आपके अंदर हजार अलग कहानियों को ले जाना है, आवाजों का एक साम्राज्य जो अभी भी आपके खून में जीवित है। और जैसे जैसे विज्ञान इन सच्चाइयों को प्रकट करना जारी रखता है, कहानी केवल बड़ी होती जाती है। यदि मैक्सिको के डीएनए में ऐसे आश्चर्य हैं, तो सारे लैटिन अमेरिका का डीएनए क्या प्रकट कर सकता है? उत्तर केवल उजागर होने शुरू हो रहे हैं, और वे पहचान के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकते हैं।